हेलो गाइस, मेरा नाम रजनीश कुमार है और एक बार फिर से स्वागत है आपके और हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप सभी। और आज हम लोग बात करेंगे विश्व इतिहास के अंतर्गत एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक की, वो है हमारा पुनर्जागरण। तो सर्वप्रथम आइए चलिए हम लोग देख लेते हैं कि पुनर्जागरण क्या था। तो दोस्तों, यदि हम लोग बात करें कि पुनर्जागरण क्या होता है, तो यूरोप के समाज में हम लोग देखते हैं कि उस समय का जो धर्म हुआ था, मध्यकाल का जो समय था यूरोप के समाज में, उस समय धर्म के माध्यम से विभिन्न बुराइयां व्याप्त थी, उस समय मौजूद थी। और विभिन्न बुराइयों से, आडंबरों से, रूढ़िवादिताओं से वह यूरोपीय समाज में था। और इसी का परिणाम यह होता है कि जब नवीन चेतनाएं आई, नई नई चीज़ें जब आईं, तो इन्होंने मध्यकाल में जो भी बुराइयां थी, अर्थात चाहे वो चर्च हो, चाहे वो सामंत हो, चाहे पोप हो, पादरी हो, जो उनके द्वारा विभिन्न चीज़ें जो बताई जाती थी, जो कि वो सभी गलत धारणाएं थी, उन्हीं का यहाँ पर खंडन किया गया। और यह सब हुआ बौद्धिक आंदोलन के माध्यम से। और इसी का परिणाम यह रहा कि अभी तक जो भी यूरोपीय समाज था, जो विभिन्न प्रकार की बुराइयों से ग्रसित था, उसमें एक प्रकार का परिवर्तन हुआ और सारी की सारी नई चेतनाएं हम लोग को देखने को मिलती हैं। और यह हम लोग देख सकते हैं इसके महत्व के द्वारा। तो आइए हम लोग वन बाय वन देख लेते हैं कि आखिर इसका विभिन्न स्तर पर क्या महत्व रहा। तो पुनर्जागरण के महत्व की यदि दोस्तों हम लोग बात करें, तो हम लोग इसका सर्वप्रथम देखते हैं वैज्ञानिक महत्व। तो दोस्तों, यदि हम लोग बात करें तो हम लोगों ने देखा है कि किस प्रकार से जो पुनर्जागरण का जो समय था, उसके अंतर्गत हम लोग पाते हैं कि किस प्रकार से जो यूरोप के समाज में विभिन्न प्रकार की बुराइयां व्याप्त थी, मौजूद थी, जैसा कि चर्च और पादरी इनके द्वारा कहा जाता था। और इस समय का समाज काफ़ी पिछड़ा हुआ था। लेकिन एक समय यह भी आया, एक समय वह भी आया जब हम लोग देखते हैं कि इटली में सर्वप्रथम पुनर्जागरण आया, और इसके साथ ही साथ यूरोप में भी आया। और इसका परिणाम यह हुआ, ना केवल विभिन्न विद्वानों का इसमें योगदान रहा, बल्कि अन्य इसके पहलू भी रहे। और इसी के अंतर्गत हम लोग पाते हैं कि इन विभिन्न विद्वान, जो कि खास तौर से यूनानी जैसे देशों से आए थे, और इटली में उन्होंने पुनर्जागरण करने का कार्य किया। और इसी के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के विद्वान और विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक धारणाएं, सिद्धांत, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सामने आते हैं। और इसी का परिणाम यह रहता है कि विभिन्न प्रकार के आविष्कार और खोज हुए। और हम लोग पाते हैं कि किस प्रकार से विभिन्न प्रकार के आविष्कार और खोजों ने जो यूरोप का जो समाज था उसको क्या किया, खंडित किया। जैसा कि चर्च कहा करते थे, उसको कोपरनिकस ने, गैलीलियो ने, और इसके साथ ही साथ प्रिंटिंग प्रेस ने विभिन्न प्रकार की जो समाज में बुराइयां मौजूद थी, उनको खंडित करने का, उनका आलोचना करने का कार्य किया। और यही हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से, जैसा कि चर्च के माध्यम से जो इस धर्म में कहा जाता था कि पृथ्वी जो है वह स्थिर है और सूर्य उसके चक्कर लगाता है, इस बात का खंडन किसके द्वारा किया गया, कोपरनिकस के द्वारा, कि नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत धारणा है, बल्कि जो सूर्य है वह स्थिर है और पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर लगाती है। लेकिन इसकी बात को नहीं माना गया क्योंकि उस समय जो धर्म था वो काफ़ी मजबूत था। लेकिन जब गैलीलियो आया, जो एक महान वैज्ञानिक थे, उन्होंने यह बताया और साबित भी किया, तथ्य के माध्यम से उन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया और बताया कि जो कोपरनिकस यह कहा करते थे कि जो पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगाती है, उस बात को यहाँ पर दूरबीन के खोज के माध्यम से गैलीलियो ने साबित किया। और जो चर्च द्वारा कहा जाता था उस बात की आलोचना की और उसको गलत साबित किया। और इसके साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें थी इसमें। इसके साथ ही साथ प्रिंटिंग प्रेस का भी आविष्कार हुआ। और दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि भारत में पुर्तगाली प्रमुखतः प्रिंटिंग प्रेस लाए थे। और पुनर्जागरण में हम लोग देखते हैं जब प्रिंटिंग प्रेस आया तो बड़े पैमाने पर विभिन्न प्रकार के लेख हो, पत्र हो और विभिन्न प्रकार की जो भी सिद्धांत हों, वो सारी चीज़ें छपने लगी, चाहे साहित्य के क्षेत्र में हो, तो ये सारी चीज़ें छपने लगी। और ये सभी कहीं ना कहीं परिणाम था विभिन्न प्रकार के आविष्कारों और खोजों का। तो इस प्रकार से इसका वैज्ञानिक महत्व था। चलिए अगले पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं, वो हमारा साहित्यिक महत्व। तो दोस्तों, ये हमने अभी बात किया ही कि किस प्रकार से जो प्रिंटिंग प्रेस हुआ करता था, उसके माध्यम से बड़े पैमाने पर जो उस समय के विद्वान हुआ करते थे, खास तौर से उन्होंने क्या किया, जो वास्तविकता जो थी, जो यूरोपीय समाज की जो वास्तविकता थी, उसको सामने लाने का एक महत्वपूर्ण कार्य किया। और हम लोग पाते हैं कि किस प्रकार से, चाहे वो चर्च हो, चाहे पादरी हो, चाहे पोप हो, चाहे
कुछ हद तक सामंत हो, और हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से सामंतों का इस समय पतन हो चुका था। तो विभिन्न प्रकार से ये जो वर्ग थे इनकी वास्तविकता से परिचित कराया। और दोस्तों सिंपल सी बात है, यदि हम लोग बड़े पैमाने पर पत्र पत्रिकाएं छापेंगे, जैसा कि प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से किया जा रहा था, और विभिन्न प्रकार के विद्वान अपने विचार बताएंगे कि किस प्रकार से, जैसा कि पादरी, जैसा कि चर्च, उनके माध्यम से कहा जाता है कि खास तौर से हम लोग देखेंगे इनके माध्यम से कहा जाता है, यूरोपीय जो धर्म था उसके माध्यम से कहा जाता था उनमें, चर्च के माध्यम से, कि धन को जमा नहीं करना चाहिए, इससे पाप लगता है। इन तमाम तरह की जो चीज़ें जो कही जाती थी उनका खंडन भी इन लोगों के माध्यम से किया गया, और इनके माध्यम से यह भी कहा गया कि नहीं, ये सभी चीज़ें बातें गलत है। और आगे हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से धर्म सुधार आंदोलन भी यूरोप में हुआ। तो कहीं ना कहीं यह इसी का परिणाम था, साहित्यिक महत्व नहीं था जिसने लोगों में यह चेतना, यह बात विद्वानों के माध्यम से पहुंचाई कि नहीं, जो भी चर्चों द्वारा यह सब चीज़ें कहा जा रहा है कि आप मेरे पास आओ, मैं आपको स्वर्ग दे दूंगा, आप धन का संचय मत करो, यह पाप है। तो इन सारी चीज़ों की जो वास्तविकता थी, जो गलत समाज में बुराइयां थी, उनको उजागर करने का कार्य यहाँ पर किनके माध्यम से किया गया? हमारे विद्वानों के माध्यम से। और दोस्तों यदि हम लोग देखें तो जब भी समाज में प्रगतिशीलता आती है, अर्थात जागरूकता आती है, तो कहीं ना कहीं एक राष्ट्रीयता और वास्तविकता जो जनता के सामने है वह आती है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, वह है हमारा भौगोलिक महत्व। और दोस्तों हम लोग पाएंगे कि जिस प्रकार से साहित्यिक महत्व के अंतर्गत प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से विभिन्न प्रकार के विचारों को विद्वानों ने पहुंचाया, विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से अपने सिद्धांत, अपने तर्क पहुंचाए, और इसी का परिणाम यह रहा कि ना केवल एक भाषा में बल्कि अनेक भाषा में विभिन्न चीज़ों को लिखा गया, रचनाएँ लिखे गए, नाटक लिखे गए, उपन्यास लिखे गए। और इसी का परिणाम यह हुआ कि विभिन्न क्षेत्रों में जो पुनर्जागरण था उसका प्रसार हुआ, और चाहे वो इटली के क्षेत्र में हो, चाहे स्पेन के क्षेत्र में हो, और साथ ही साथ इन तरह की जो विभिन्न भाषाएं थी, चाहे स्पेन हो, स्पेनिश जो उसकी भाषा होती है, स्पेनिश हो, जर्मन हो, इटली की भाषा इतालवी हो, विभिन्न भाषाओं में ये लेख लिखे गए। और इसी का परिणाम यह हुआ कि इसने कहीं ना कहीं भौगोलिकता को प्रभावित किया, और इसके साथ ही साथ उपनिवेशवाद को भी प्रभावित किया। और इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से भौगोलिक महत्व भी हम लोग को इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। और हम लोग पाएंगे कि किस प्रकार से भौगोलिक महत्व के अंतर्गत हम लोग प्रमुखता देखेंगे कि इस समय दिशा सूचक यंत्र की भी खोज की जा चुकी थी। और इसी का परिणाम यह हुआ दोस्तों कि चूंकि दिशा सूचक यंत्र की खोज की जा चुकी थी, और जो इस धर्म के माध्यम से, चर्च के माध्यम से कहा जाता था कि पृथ्वी चपटी है, आप यदि यात्रा करेंगे तो आप गिर जाएंगे, इस धारणा को गलत किया गया। और इसके माध्यम से, दिशा सूचक यंत्र के माध्यम से बड़े पैमाने पर विभिन्न क्षेत्रों का विद्वानों ने, खास तौर से वैज्ञानिकों ने ये सामने बात रखी कि अब हम सरलतापूर्वक जो विभिन्न स्थान हैं विश्व में, हम उसकी यात्रा कर सकते हैं। और इसी का परिणाम यह हुआ कि भारत में वास्को डी गामा जैसा व्यक्ति भारत पहुंचा, भारत की उसने खोज की। और इसके साथ ही साथ चाहे वो हिंद प्रशांत महासागर हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, ये विभिन्न स्थानों को कहीं ना कहीं ये जो भौगोलिक महत्व है, दिशा सूचक यंत्र है, उसने कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों को आसान कर दिया। तो आइए चलिए अगला हम लोग बिंदु देख लेते हैं, वह है हमारा राजनीतिक महत्व। और दोस्तों यदि हम लोग बात करें राजनीतिक महत्व की, तो अभी तक हम लोगों ने देखा है कि किस प्रकार से जो यूरोपीय समाज था, जो यूरोप में जो धर्म था, जो चर्च था, उसके अंतर्गत हम लोग पाते हैं कि किस प्रकार से यूरोपीय जो समाज था, सबसे ऊपर उसमें किंग हुआ करते थे, उसके बाद इसके अंदर सामंत और चर्च हुआ करते थे जो मध्य भाग में स्थित थे, और इसके साथ ही साथ लास्ट में हम लोग को मध्य वर्ग देखने को मिलता है। यह यूरोपीय समाज का एक ढांचा था, स्ट्रक्चर था। और यही परिवर्तन हुआ राजनीतिक महत्व के अंतर्गत जब पुनर्जागरण आया, बौद्धिक आंदोलन हुआ। तो दोस्तों इसका परिणाम क्या हुआ? हम लोग पाएंगे कि जो किंग हुआ करते थे, जो अब ये सामंत थे, जो चर्च थे,
अब इनका प्रभाव क्या होने लगा, खत्म होने लगा। सामंती व्यवस्था जो थी, जो उसका जो प्रभाव था, जो धर्म का जो प्रभाव था शासक के ऊपर, और विभिन्न कार्य को और जनता के हित में जो विभिन्न निर्णय लिए जाते थे उनको नहीं लेने दिया जाता था। तो अब इससे शासक को मुक्ति मिली, और इसी का परिणाम यह हुआ कि इस काल में मध्यम वर्ग खास तौर से वह उभर कर आया। और हम लोग पाएंगे कि किस प्रकार से मध्यम वर्ग में, चाहे वो कृषक हो, चाहे वकील हो, चाहे शिल्पी हो, ये विभिन्न वर्ग यूरोपीय समाज में उभर कर आए, निकल कर आए। और ये कहीं ना कहीं परिणाम था, एक आधार था पुनर्जागरण का, बौद्धिक आंदोलन का, जिसने सामंतों के और चर्चों के प्रभाव को समाप्त किया। तो चलिए आइए अंतिम बिंदु देख लेते हैं, वह है हमारा कलात्मक महत्व। तो दोस्तों यदि हम लोग बात करें कलात्मक महत्व, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कलात्मक महत्व भी यहाँ पर कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट है। और दोस्तों यदि हम लोग बात करें, जब एक समाज बंधा रहता है, सीमित रहता है, उसकी सोचने समझने की क्षमताएं सीमित रहती हैं, और जैसा कि हम लोग भारत के धर्म में भी देखते हैं, भारत के समाज में भी देखते हैं, मध्यकाल में भी देखते हैं कि किस प्रकार से जो सामंतवाद था, वहाँ पर सामंती जो व्यवस्था थी वह एक सीमित व्यवस्था थी, जिसके अंतर्गत लोगों का बाहर का जो क्षेत्र हुआ करता था, बाहर का जो देश हुआ करता था, उससे कोई जुड़ाव नहीं हुआ करता था। वह अपने क्षेत्र के स्तर तक ही उत्पादन किया करते थे, और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही था। और हम लोग पाएंगे कि किस प्रकार से कलात्मक महत्व को सामंतवाद की जब पतन हुआ तो इसने बढ़ावा दिया, और कहीं ना कहीं जब यह बुराइयां जो समाज में व्याप्त थी उसका खात्मा हुआ, तो इससे नए नए विद्वानों को, वैज्ञानिकों को, और इसके साथ ही साथ शिल्पकारों को, जैसा कि हम लोगों ने बात किया, और इसके साथ ही साथ नए नए चाहे वो स्थापत्य कला हो, चाहे चित्रकला हो, चाहे मूर्ति कला हो, इन तमाम क्षेत्रों में कलात्मक महत्व के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि विभिन्न चीज़ें सामने आई। चाहे स्थापत्य कला के अंतर्गत देखें तो बड़े बड़े पैमाने पर बड़े बड़े भवन बनाए जाने लगे, इमारत बनाए जाने लगी, जो काफ़ी भव्य और सुंदर हुआ करते थे। और चूंकि इस समय बौद्धिक आंदोलन हुआ था, बौद्धिक वर्ग आ चुके थे, वैज्ञानिक आ चुके थे, कहीं ना कहीं उसमें गणितीय गणना और माप के आधार पर भी स्थापत्य कला के अंतर्गत चीज़ों को बनाया जाता था, इमारतों को बनाया जाता था, उस पर चित्रकारी की जाती थी, उस पर विभिन्न प्रकार के दृश्य को उकेरा जाता था। और इसके साथ ही साथ चित्रकला हो तो इसके साथ ही साथ मूर्ति कला हो। तो चित्रकला के अंतर्गत हम लोग देखें तो लियोनार्दो दी विंची जो एक प्रमुख ये चित्रकला के कलाकार रहे हैं, उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के चित्र बनाए गए हम लोग जानते हैं। और उन जैसे कि मोनालिसा का पेंटिंग जो है, मोनालिसा का इन्हीं के माध्यम से बनाएगा। और दोस्तों हम लोग पाएंगे ये महान चित्रकला के अंतर्गत माना जाता है। और इसके साथ ही साथ मूर्ति कला के अंतर्गत भी दोस्तों हम लोग देखें तो इस समय लोग काफ़ी स्वतंत्र हो चुके थे, और इसी का परिणाम यह होता है कि विभिन्न प्रकार के मूर्तिकार और मूर्तियाँ इस समय हम लोग को बनाते हुए देखने को विभिन्न प्रकार के मूर्तिकार, शिल्पकार इत्यादि देखने को मिलते हैं। तो ये था आज का मेरा वीडियो, कैसा लगा ज़रूर बताएं, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।